नमस्कार। हमने वेव एंड ऑसिलेशंस में फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझ के, उसके उदाहरणों को समझ के और फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के बाद अब हम इस के इक्वेशन ऑफ मोशन और सॉल्यूशन पर विचार करते हैं। कल जैसा मैंने कहा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और इसके कारण जो परिणामी समीकरण बनेगी वह होगी F = FR + FD + FE। इन तीनों के मान रख करके हम जो समीकरण प्राप्त करते हैं वह यह है T2//dt² + 2R/dy/dt + ω02 = F0 sin ωt। ध्यान रहे, यहाँ पर हमने डैम्पिंग कोफिशिएंट को λ/m = 2R कहा है और इस फैक्टर को हमने 1/τ भी कहा है। टॉ रिलैक्सेशन टाइम है और रिलैक्सेशन टाइम को इसलिए कहा है क्योंकि m/λ की जो डायमेंशन आती है वह टाइम की है। ω0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले किया था, हमने कहा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन मान लीजिएगा y = y0 sin of ωt - phi है, जिसको कि मैंने इक्वेशन 1A से मार्क किया है। तब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, दोनों के मान जो अपने मास्टर इक्वेशन आई है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें चूंकि वह इक्वेशन टाइम के हर फैक्टर के लिए लागू होती है, इसलिए sin ωt - phi और cos ωt - phi के जो फैक्टर्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने पर हमें दो टर्म प्राप्त होती है। एक है F0 cos phi = ω02 - ω² whereas second term is F0 sin phi = 2R/0। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से tan phi का मान हमें इक्वेशन 2 से मिल रहा है, जबकि इन दोनों फैक्टर्स जिसकी हमने गुणांकों की तुलना की है उसको स्क्वायर और ऐड कर देते हैं तो y0 का मान हमको मिल रहा है। y0 क्या है? अधिकतम विस्थापन है। तो इस प्रकार से अधिकतम विस्थापन का मान हमने y0 निकाल लिया है और अब y0 और tan phi के जो मान हैं हम उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस प्रकार से हमें विस्थापन की समीकरण मिल गई है। अब आप देखिएगा, जो विस्थापन की समीकरण प्राप्त हुई है इसमें इस समीकरण से कुछ निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि जो फोर्स ऑसिलेटर है उसकी आवृत्ति और दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी ω0 के बराबर ना होकर चालक बल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड जो है टाइम पर निर्भर नहीं करता है और इस कारण से समय के सापेक्ष नियत रहता है, परंतु चालक बल के कारण जो त्वरण है स्मॉल f0 वह फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग फोर्स पर निर्भर कर रही है। हम तीसरे निष्कर्ष के रूप में यह भी देख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस किस में है? डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है उस फेज डिफरेंस का मान 2R/ω/ω0 - ω² है तथा यह फेज डिफरेंस भी डैम्पिंग फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जो बेसिकली F = F0 sin ωt है उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही है। तो इन निष्कर्ष को निकालने के बाद हमें स्वाभाविक रूप से ये निश्चित हो जाता है कि हम आयाम की और फेज़ की
फ्रीक्वेंसी पर किस प्रकार से डिपेंडेंस है उसकी स्टडी करें। तो सर्वप्रथम हम जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है उसका समीकरण जैसा अभी बताया, y0 इज f0 y ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मान है वह टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अतः हम इस डिपेंडेंस को 3 भागों में ले सकते हैं। फर्स्ट केस जब लो फ्रीक्वेंसी है, यानी ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0। अगर ऐसा है, इफ़ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0, तो निश्चित रूप से जो 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, जो कि न्यून अवमंदन है तथा न्यून आवृत्ति के कारण यह नगण्य है, और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट समीकरण का मान रह जाएगा y0 का मान, वह f0 बाई ओमेगा 0 स्क्वायर रह जाएगा। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यदि हम स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट के मान को हम कैपिटल f0 बाई k से लिख सकते हैं। अर्थात इस स्थिति में जो दोलक का आयाम है वह चालक बल के आयाम कैपिटल f0 तथा बल नियतांक k पर निर्भर कर रहा है। जैसा हमने पहले केस लिया था, अब दूसरा केस लेते हैं। समीकरण जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की है उसमें यदि ओमेगा इज टू ओमेगा 0 लिख लें, यानी हम क्रिटिकल फेस का केस डिस्कस करें, तो इस केस में आप देख सकते हैं इस समीकरण से डिस्प्लेसमेंट का मान हो गया है y0 इज टू f0 बाई 2r ओमेगा। और इस प्रकार से हमको जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल रही है वह है f0 बाई लैम्डा ओमेगा 0। क्या कहना चाहते हैं कि जब हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, अर्थात ओमेगा इज टू ओमेगा 0 ले रहे हैं, तो दोलक का जो आयाम है वह केवल अवमंदन पर निर्भर कर रहा है, लैम्डा पर निर्भर कर रहा है। यदि लैम्डा का मान बहुत कम होगा तो निश्चित रूप से आयाम एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और यह गुण क्वालिटी फैक्टर को भी नियंत्रित करता है। मान लीजिए हम तीसरा केस लें, ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसका अर्थ है ओमेगा इज़ वेरी लार्ज देन ओमेगा 0। तो इस केस में जो मास्टर इक्वेशन है उससे हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल रही है स्मॉल f0 बाई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वह कैपिटल f0 बाई k आ रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आ रहे हैं जैसे कि हमने न्यून आवृत्ति के लिए निकाले थे। इस केस में हम देख रहे हैं कि जो दोलक का आयाम है वो दोलक के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है तथा चालक बल की आवृत्ति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स से ये अप्रभावित है, और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा है तो आयाम कम होगा। हम न्यून अवमंदन की स्थिति में चालक बल की आवृत्ति के साथ फोर्स ऑसिलेशंस की जो आयाम में परिवर्तन हैं उनको निम्न चित्र में दिखा रखे हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कि किस प्रकार से जब हम आवृत्ति के मान को न्यून आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी पर ले रहे हैं तो प्रारंभ में ये बढ़ना प्रारंभ होगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर दोबारा ये घटना प्रारंभ हो जाएगा, डिक्रीज होगा। y0 के साथ मैंने इस ग्राफ को प्लॉट किया है। आप इस ग्राफ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आवृत्ति का मान यदि प्रारंभ में शून्य है तो भी दोलक का आयाम शून्य नहीं है बल्कि f0 बाई k है। अब यदि आवृत्ति का मान आप बढ़ाने लगें तो एक आवृत्ति पर यह मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस आवृत्ति पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा
हम उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद जब आप फ्रीक्वेंसी के मान को और ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे तो पुनः आयाम के मान में कमी होने लगेगी। इस प्रकार से इस उदाहरण के आधार पर हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पुनः हमें अपने मास्टर इक्वेशन उसके पास जाना पड़ेगा, जो इक्वेशन थी y0 = f0y विदिन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ω0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2। अगर हम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वह मिनिमम होना चाहिए। और कैलकुलस के सिद्धांत के अनुसार मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वह 0 होना चाहिए। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके और जब हम इसे हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इक्वेशन जो प्राप्त हो रही है उसका मान है ओमेगा = स्क्वायर रूट ऑफ ω0 स्क्वायर माइनस 2r²। ओमेगा का इस मान को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा r से व्यक्त कर रहे हैं। ओमेगा r = स्क्वायर रूट ऑफ ω0 स्क्वायर माइनस 2r²। तो इस फ्रीक्वेंसी पर जो फोर्स ऑसिलेटर है, ड्रिवन ऑसिलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और हम देख सकते हैं कि अधिकतम आयाम ओमेगा बराबर ω0 पर प्राप्त नहीं हो करके ω' जिसका मान ω0 से कम है पर प्राप्त हो रहा है। यानी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे पहले ही प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ हुआ नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान कम होता है। यदि हम डैम्पिंग कोफिशिएंट के मान में वृद्धि करने लगें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की ओर विस्थापित हो जाएगी, जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया है। इस चित्र में मैंने 3 केस लिए हैं, 0 डैम्पिंग, लो डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग। और जैसे ही आप देख रहे हैं जब लो डैम्पिंग है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से है, और जब डैम्पिंग का मान बढ़ाते हैं तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गई है। अब हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान आ गया है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के मान को हम यूज कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो विस्थापन है उसका अधिकतम जो मान होगा वह मान कितना होगा, पुनः यह मास्टर इक्वेशन से लिखा जा सकता है। और यह मान है y0 = f0 डिवाइडेड बाई ω0 स्क्वायर माइनस ω/r² प्लस 4r² ω/r² कंप्लीट स्क्वायर रूट। और अब आप इसमें ω/r का मान रख दीजिएगा। ω/r का मान आप रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ω0 स्क्वायर माइनस 2r²। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का जो मान हम इसको सॉल्व करके प्राप्त कर रहे हैं, यह मान आ गया है f0/2r स्क्वायर रूट ऑफ ω0 स्क्वायर माइनस r²। हम जानते हैं कि Q क्वालिटी फैक्टर होता है और क्वालिटी फैक्टर का मान हमने पहले पिछले आर्टिकल में आपको परिचय दिया हुआ है। क्वालिटी फैक्टर का मान है Q = ω0/2r, या हम कह सकते हैं R = ω0/2Q। R का यह मान, ये जो समीकरण आई है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, और जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं R के स्थान पर हमने ω0/2Q लिखा है। और इस कार्य को करने से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम की जो समीकरण हमको प्राप्त हो रही है वह है f0q/ω0 स्क्वायर 1 + 8q² प्लस हायर टर्म्स। तो हम इस कंडीशन पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका मान लिख सकते हैं f0q/k 1 + 8q², जिसको कि मैंने इक्वेशन 5 से डिस्क्राइब किया है। इक्वेशन 2 में हमने लो फ्रीक्वेंसी पर डिस्प्लेसमेंट निकाला था जिसका मान f0/k आया था, और f0/k ये जनरल था, जबकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है वह मान निकल के आ रहा है
इस प्रकार से एक्सप्रेशन मैक्सिमम बाई जीरो के लिए बन रही है। बाई जीरो ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्यू 1 प्लस 8Q स्क्वायर। यदि Q का मान बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से 1/8Q स्क्वायर का मान कम होगा और बाई जीरो मैक्सिमम का जो मान है वो F0Q/K रह जाएगा। अर्थात इस केस में यह मान बाई जीरो ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो Q के तुल्य होगा। अर्थात इस समीकरण से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकतम आयाम का जो मान है यह मान अनुनादी आवृत्ति पर प्राप्त होगा। न्यून चालक आवृत्ति यानी ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो की स्थिति में आयाम का Q गुना होता है। आप देख सकते हैं जो गणितीय संबंध आया है वह मान बाई जीरो ओमेगा इज लेस देन ओमेगा जीरो इज मल्टीप्लाइड बाई Q, जबकि शून्य अवमंदन की स्थिति यानी R बराबर जीरो है तो उस केस में Q का मान अनंत होगा। और जैसे अगर हम डैम्पिंग कोफिशिएंट का मान बढ़ाते हैं तो Q के मान में कमी आएगी और दोलक का आयाम भी अधिकतम आयाम भी कम होगा। इन सभी रिजल्ट्स के आधार पर प्रणोदित दोलक के आयाम की चालक बल की आवृत्ति पर निर्भरता इस प्रकार से डिस्कस हो जाती है। धन्यवाद।